अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए यकीनन आपको कोई ना कोई प्लांट और मशीनरी रिक्वायर्ड होगा। उस प्लांट और मशीनरी के ऊपर फिर कोई ना कोई डेप्रीसिएशन भी आएगी। वो डेप्रीसिएशन क्या चीज़ है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या उसका फायदा होगा इनकम टैक्स रिटर्न में, हम उसको चेक करते हैं। देखिएगा, आपने बिजनेस का जो है टैब उस पे आना है। बाकी चीजों को मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारा प्राइमरी फोकस होगा डिप्रीसिएशन के ऊपर। आप सबसे पहले रेवेन्यू लिख दें। लेट सपोज 15 मिलियन हमारा रेवेन्यू है, यानी कि हमारी सेल्स है बिजनेस की पूरे साल की। 1.5 करोड़ रुपए की आपने सेल्स की तो यकीनन कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होंगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, उन यूनिट्स को बनाने का खर्चा जिनको आपने 15 मिलियन का सेल किया, एग्जैक्टली उन्हीं यूनिट्स की हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड है। यानी कि हमने मटेरियल खरीदा, फिर उसके ऊपर लेबर का खर्चा हुआ, फिर उसके ऊपर ओवरहेड्स लगे, वो तमाम खर्चे हमने शामिल करने हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। लेकिन मैं डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूसिवली डिस्कस करूंगा, बाकी चीजों पे मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। ज्यादा मेरा आज फोकस होगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। आपका ऑनगोइंग बिजनेस है तो यकीनन कोई ना कोई आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होगा जो कि प्रीवियस पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक होगा। देन आपने कोई ना कोई परचेजेस की होंगी। आप अपने रॉ मटेरियल की एक्विजिशन को यहाँ पे लिख दें। यानी आपने जो एक्वायर किया, परचेज किया, रॉ मटेरियल आ गया यहाँ पे। उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे, सैलरीज, वेजेस से फ्यूल, पावर, गैस, मैं इन सबको इकट्ठा करके लिख देता हूं ताकि हम डेप्रिसिएशन को जरा अच्छे से डिस्कस कर सकें, वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। बाकी तमाम खर्चे जो कि इस प्रोडक्ट को या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाने के हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लेट सपोज 3 मिलियन के बाकी एक्सपेंसेस थे। अब हमने देखनी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन की। काफी ज्यादा है लेकिन कोई मसला नहीं। अब यहीं पे हमें अकाउंटिंग डिप्रीसिएशन को लिखना है। लेट सपोज हमारी प्लांट और मशीनरी की डिप्रीसिएशन थी 500,000 रुपीज। हमने जैसे ये लिखी, अब क्योंकि डिप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस आप लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन यानी कि आईएफआरएस के मुताबिक हमने लिखी है, उसको टैक्स वालों ने एक्सेप्ट नहीं करना। अकाउंटिंग के मुताबिक प्रॉफिट आ गया 2.5 मिलियन, लेकिन उस प्रॉफिट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन एडेड बैक। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? टैक्सेबल इनकम दोबारा देखिए वहीं पे है, 3 मिलियन पे। टैक्सेबल इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसको अगर आप मजीद डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे आ जाए, इन एडमिसिबल डिडक्शंस, यानी ये वो खर्चे हैं जो ऐड बैक कर दिए जाते हैं। यहाँ पे टॉप पे 5 लाख लिखा है। इसकी रीजन देखने के लिए आ जाए नीचे थोड़ा, ये देखिएगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी गई, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये एक्सपेंस आउट हम नहीं कर पाए। अब क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमें एक काम करना है। इसके लिए डेप्रिसिएशन का ये ऊपर टैब मौजूद है। यहाँ पे आपको, अगर तो आपने प्लांट और मशीनरी नई खरीदी है तो न्यू में आएंगे और लिखेंगे। अगर ऑलरेडी आपके इस्तेमाल में है तो फिर आप इसकी ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू लिखेंगे, WDV। रिटन डाउन वैल्यू जब आप ओपनिंग इसकी लिख देंगे तो आपके पास इस साल की डेप्रिसिएशन एज पर टैक्सेशन लॉ या टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस कैलकुलेट हो जाएगी। 3 मिलियन की आप ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू लिखेंगे। एक्सटेंट ऑफ यूज लिखना जरूरी है कि आपने इसको बिजनेस में कितना यूज किया। 100% हमने इसको बिजनेस में ही यूज किया। हमारे पास जो डिप्रीसिएशन फॉर द ईयर आई है वो 450,000 की है, और 2550 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इस प्लांट और मशीनरी का। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास 2550। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लेट मी रिमूव दिस। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। और सबसे पहले आप देख लें कि डेप्रीसिएशन को लिखने से पहले हमारे पास टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा था, यानी इसका फायदा क्या है। असल तो हमने फायदे पे बात करनी है। कंप्यूटेशंस पे आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम है 3 मिलियन की, और इसके ऊपर जो टैक्स चार्जेबल है वो 590 का है।
वहां पे जैसे ही डेप्रिसिएशन को एडमिसिबल डिडक्शंस में डाला जाएगा, वो एक्सेप्ट होगी, तो ये 590 का टैक्स है, ये खासा कम हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 450 की डेप्रिसिएशन आई, डेटा में हम आएंगे और यहीं पे हम सबसे पहले टैक्स को देख लेते हैं। वो जो 590 था वो अब 455,000 रह गया है। तकरीबन तकरीबन 135 या 140,000 का डिफरेंस आ गया, आप खुद देख सकते हैं। किसकी वजह से आया है? डेप्रीसिएशन की वजह से। आपका टैक्स 1,35,000 रुपए कम हो गया। ये वो चीज है जिसको लोग बिल्कुल नहीं लिफ्ट करवाते, जिसको लोग बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है। और अक्सर लोग जानते ही नहीं है कि ये कोई चीज है भी या नहीं, वो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब वापस आइए, इनएडमिसिबल और एडमिसिबल डिडक्शंस। अब एक चीज आपने गौर करना है, एक चीज पे मैं आता हूं अभी उसकी तरफ। देखिएगा, उसने हमारी डेप्रीसिएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिसिबल डिडक्शंस में आ गई है। ये देखिएगा टैक्स डेप्रीसिएशन। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इसके ऊपर रेट क्या लगा। डेप्रीसिएशन रेट कौन सा लगा? इसके ऊपर लगा 15%। 15% क्यों लगा? ये देखिएगा, ये डेप्रीसिएशन रेट्स हैं जो एफबीआर ने दिए हैं। बिल्डिंग का 10% है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, शिप्स एंड टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स, ये उससे कुछ जल्दी डेप्रिशिएट होती हैं, इनका 15% है रेट। कंप्यूटर और उससे रिलेटेड आइटम्स हैं, वो मजीद जल्दी डेप्रिशिएट होते हैं। उसके अलावा एयरक्राफ्ट और एरो इंजन, इसलिए उनके रेट्स 30% है। जिसका रेट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वो आइटम जल्दी डेप्रिशिएट होने वाली है। और जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आइटम होगी, वो डेप्रिशिएट आहिस्ता आहिस्ता होगी, उसका रेट भी कम होगा। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, वो एप्रिशिएट होती, याद रखिएगा। तो ये रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के। देखिएगा, 3 मिलियन के ऊपर उसने 15% लगाया, 450,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नेक्स्ट टाइम यही ओपनिंग में आ जाएगा। अब एक चीज वहां पे हमने छोड़ दी थी, हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था। हमने अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक क्या करेगा, देखते हैं जी। एक चीज तो आपको पहले ये डिफरेंस नजर आएगा, ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है 2.5 मिलियन। इसके अंदर एड बैक हुई है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो ये 3 मिलियन हो गया। फिर 3 मिलियन में से लेस हुई है टैक्स डेप्रिसिएशन 450,000 की, तो आपके पास 2550 का जो है प्रॉफिट आ गया एज पर टैक्सेशन, या इनकम आ गई आपके पास, टैक्सेबल इनकम जिसको आप कह सकते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक आप लिख दें। क्लोजिंग स्टॉक, लेट सपोज वी हैव दिस फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ, क्योंकि हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने बनाया लेकिन ये सेल नहीं हो पाई इस पीरियड में, तो हम इनको निकाल देंगे, क्योंकि जब ये सेल होंगी उस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनेगी। जब हम इनको एक्सक्लूड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास टैक्सेबल इनकम 35,50,000 रुपए हो चुकी है। उसके अलावा फिर आप बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लिखें, आपके जो बिजनेस को चलाने के हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट के खर्चे थे, ये बिजनेस को चलाने के हैं। प्रोडक्ट आपने बेचनी भी तो है ना। फिर उसको जनाब, जिस जगह बेचने के लिए आपने स्टाफ रखा है, ऑफिस होना चाहिए, आपके पास पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आप गली में लेके खड़े हो जाएं और वो सेल हो जाएगी। आपके पास पूरा सिस्टम होगा तो वो प्रोडक्ट सेल हो पाएगी। उसके फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं उससे रिलेटेड बिजनेस को चलाने के, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या आप डायरेक्टली आके अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख दें। और फिर आपको रिजल्टिंग फिगर जो देखने को मिलेगा टैक्सेबल इनकम का, वो देखिएगा 2 मिलियन है और उसके ऊपर 290,000 का प्रॉफिट है। हमने बाकी चीज़ों पे तो सरसरी सी बात की, क्योंकि उनके हवाले से डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन डेप्रीसिएशन पे कोई वीडियो मौजूद नहीं थी, काफ़ी लोग पूछते हैं। उसके बाद फिर मिनिमम टैक्स के हवाले से सवाल आ रहे हैं, अमोर्टाइजेशन के हवाले से आ रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।